हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू इंडोलॉगस। आज की वीडियो में हम लोग साइंस के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। विल डिस्कस अप टू 20 क्वेश्चंस एंड इसके पहले भी एक वीडियो में हम लोगों ने साइंस के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख ली है। एंड इसके अंदर साइंस के मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों से रहेंगे। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कैन चेंज इट्स शेप? तो इनमें से कौन सा सेल है जो कि अपना शेप चेंज कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल यानी कि WBC। एंड WBC को हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। दे आर कलरलेस। ये कलरलेस होते हैं बिकॉज इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है एंड दे आर शॉर्ट लिव्ड। ये लोग शॉर्ट लिव्ड होते हैं, सिर्फ 5 से 7 दिन तक ही ये सर्वाइव कर सकते हैं। एंड जो WBC जो है ये डिफेंड करता है हमारी बॉडी को अगेंस्ट इन्फेक्शन। अगर कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है तो उससे जो हमारी बॉडी को ये डिफेंड करने का काम करता है। इसीलिए हम लोग इसे सोल्जर या फिर आर्मी ऑफ द बॉडी बोलते हैं। देखो, जैसे हमारे जो सोल्जर्स होते हैं वो बॉर्डर पे लड़ते हैं, राइट, हमें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, हमें डिफेंड करने का काम करते हैं। सिमिलरली जो WBC जो है ये भी हमारे बॉडी को एनिमीज से बचाता है। एनिमीज क्या होगी? जैसे कि यहाँ पे इन्फेक्शन हो गए, उनसे बचाने का काम करता है। इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं सोल्जर या फिर आर्मी ऑफ द बॉडी बोलते हैं। हमारे बॉडी को डिफेंड करता है। एंड अगर हम लोग मतलब रेड ब्लड सेल यानी कि RBC को देखें तो RBC को हम लोग क्या बोलते हैं? RBC को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। एंड इसका शेप क्या रहता है? इसका शेप रहता है बाइकॉन्केव रहता है। एंड इसकी एज क्या रहती है? यानी कि जो रेड ब्लड सेल है इसकी एज रहती है 110 से लेकर के 120, यानी 110 से लेकर के 120 दिन तक ये रह सकता है। एंड ये बनता कहाँ पे? ये बनता है बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो के अंदर बनता है ये। एंड जैसा कि हम लोग ने देखा कि हम लोग व्हाइट ब्लड सेल को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। रेड ब्लड सेल को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। तो हम लोग प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स को हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? थ्रोम्बोसाइट। THROMBOCYTES। थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं हम लोग इसको, प्लेटलेट्स को। तो इसका नाम याद रखिएगा। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली इट्स, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली गिर रहा है तो क्या उसका काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में, या फिर उसका पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, या फिर उसका मोमेंटम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स में, या फिर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? मोमेंटम के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो वो फ्रीली फॉल हो रही है, फ्रीली गिर रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो एनर्जी क्या होता है? देखो, एनर्जी जो है इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड। हम लोग एनर्जी को है कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते हैं, एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही हम लोग इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम लोग इसे जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ओके, तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन आर स्टमक? हमारे स्टमक के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है? अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट रहता है। एंड हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl के साथ ही साथ हमारे बॉडी के अंदर मतलब हमारे स्टमक के अंदर और भी चीज़ें प्रेजेंट रहती है। दैट इज HCl तो रहता ही है, उसके साथ कौन सा रहता है? पेप्सिन भी रहता है, पेप्सिन होता है, एंड म्यूकस भी होता है। ओके, म्यूकस भी होता है। तो HCl क्या करता है? HCl हेल्प करता है पेप्सिन को किस चीज़ में? डाइजेशन में। ओके, HCl हेल्प करता है पेप्सिन को ताकि जो है ये चीज़ों को डाइजेस्ट कर सके। एंड म्यूकस क्या करता है? म्यूकस का काम होता है कि ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जो स्टमक की लाइनिंग होती है उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है म्यूकस। मान लो कि अगर हमारे अगर हमें एसिडिटी होगी तो हम लोग एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए क्या लेते हैं? एंटासिड लेते हैं। तो एंटासिड्स क्या क्या होते हैं? जैसे कि इनो हो गया, इनो तो हम सबको पता है, इनो तो हम सबको पता है। एंड एक और चीज़ दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी क्या है? ये एक एंटासिड है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, जिसे हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल 2। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। याद रखिएगा कि हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को एज अ क्या यूज़ करते हैं? एज अ एंटासिड यूज़ करते हैं। एंड इसका नाम क्या है? लाइक इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? तो ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्योर कैम्फर इज प्योरीफाइड बाय। जो इम्प्योर कैम्फर होता है यानी जो अशुद्ध कपूर होता है उसको हम लोग प्योरीफाई कैसे कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज सब्लिमेशन। एंड सब्लिमेशन के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। ओके, तो हम लोग वो देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ए, सब्लिमेशन। तो और एग्जाम्पल इसके में क्या क्या होगा? दैट इज अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड भी किसका एग्जाम्पल है? सब्लिमेशन का। उसके बाद नेफ्थलीन, नेफ्थलीन बॉल जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने क्लोथ के अंदर रहते हैं ना,
तो नेफ्थलीन हो गया इसका एग्जाम्पल। उसके बाद एंथ्रासिन। सब्लिमेशन होता क्या है, देखो जब कोई भी चीज़ जब कोई भी सॉलिड जो है वो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जब कोई भी चीज़ सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। आप इस इस डायग्राम से आप समझ पाओगे इजीली। देखो ये हमारा सॉलिड दैट इज आइस, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ सॉलिड से अगर गैस में कन्वर्ट हो रही है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसे सब्लिमेशन बोलते हैं। एंड अगर कोई भी चीज़ गैस से कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, देखो यहाँ पे लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो रही है, सिर्फ डायरेक्ट कन्वर्ट हो रही है सॉलिड से गैस में या फिर गैस से सॉलिड में। तो अगर कोई भी चीज़ गैस से सॉलिड में हो रही है तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, डेपोजिशन बोलेंगे, है ना। कोई भी चीज़ अगर गैस से सॉलिड में हो रही है तो हम लोग बोलते हैं डेपोजिशन। एंड अगर सॉलिड से गैस में हो रही है तो हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। एंड अगर कोई भी चीज़ लिक्विड से गैस में बन रही है तो ये तो सबको पता है ना, इवेपोरेशन होता है, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग वेपोराइजेशन बोलते हैं। एंड अगर कोई भी चीज़ गैस से अगर लिक्विड बन रही है तो ये भी हमें पता है, अगर कोई चीज़ गैस से अगर लिक्विड बन रही है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे, है ना, कंडेंसेशन बोलेंगे। एंड अगर कोई चीज़ आइस यानी अगर कोई चीज़ लिक्विड से सॉलिड बन रही है, ओके, यानी कि कोई चीज़ वाटर से अगर मान लो आइस बन गया तो क्या होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड बन रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसे फ्रीजिंग बोल सकते हो, या फिर आप इसे सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हो। सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड बन रहा है तो ईजी हो गया कि ये क्या हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन। अगर कोई भी चीज़ लिक्विड चीज़ अगर सॉलिड बन जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन, यानी, ठीक है। एंड अगर कोई चीज़ अगर सॉलिड से लिक्विड में हो जाती है, सॉलिड से अगर कोई लिक्विड में चेंज होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसे मेल्टिंग बोलते हैं, ये तो हमें पता ही है, मेल्टिंग बोलते हैं, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, फ्यूजन, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन भी बोल सकते हो। तो एग्जाम्पल याद रखिएगा सब्लिमेशन किस किस में होता है। तो देखो नेफ्थलीन बॉल जो होता है, जैसे हम लोग जो कपड़े में डालते हैं वो क्या रहता है, वो बॉल्स रहते हैं, राइट, यानी कि सॉलिड फॉर्म में, और वो डायरेक्टली किस में चेंज होता है, गैस में चेंज हो जाता है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि सब्लिमेशन कहाँ पे यूज होता है। प्रॉपर्टीज याद रखोगे तो आपको कोई भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नेफ्थलीन बॉल है ना, ये सॉलिड रहता है एंड डायरेक्ट किस में चेंज होता है, ये गैस में चेंज होता है, लिक्विड में चेंज नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग नेफ्थलीन बॉल, आप एग्जाम्पल याद रख लेना एक एक सबका, तो इजी हो जाएगा। तो सब्लिमेशन क्या होता है, जब कोई भी चीज़ सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन। एंड बाकी की भी जो चीज़ें हैं उसे भी याद रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी यूज्ड एज अ फ्यूल इन रॉकेट्स। तो रॉकेट में हम लोग जो है फ्यूल की तरह किससे हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन। लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन को हम लोग यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल इन रॉकेट्स या फिर जेट्स में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर ऑफ अ लेंस इज -2d, हेयर d स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पे d क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो d रिप्रेजेंट कर रहा है डायोप्टर को, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज डायोप्टर। तो यहाँ पे क्या हो गया, द पावर ऑफ अ लेंस इज 2 डायोप्टर, -2 डायोप्टर यहाँ पे लिखा गया है। एंड और इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग अगर देखें तो जो SI यूनिट होती है ऑफ पावर ऑफ अ लेंस, मतलब कि जो लेंस का जो पावर होता है उसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, दैट इज डायोप्टर। एंड डायोप्टर क्या, जो D है ये किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, D जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसी डायोप्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड जो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या होता है, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्या रहता है, वो पॉजिटिव रहता है। वेयर जो कॉन्केव लेंस रहता है इसका पावर क्या रहता है, ये रहता है नेगेटिव। एंड पावर ऑफ अ लेंस को अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करोगे, तो जो पावर ऑफ अ लेंस होता है क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है। पावर ऑफ अ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। इसका जो फोकल लेंथ होता है उसका रेसिप्रोकल होता है। यानी कि अगर पावर ऑफ लेंस का अगर कोई मतलब आपसे पूछ ले कि पावर निकालना तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज P इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा बिकॉज इस पर हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी आइज डज एन अर्थवर्म हैव। तो अर्थवर्म के पास कितनी आंखें होती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज नो आइज। यस, अर्थवर्म के पास कोई भी आंखें नहीं होती हैं। देखो अर्थवर्म के पास कोई भी आंखें नहीं होती हैं, लेकिन बट दे डू हैव लाइट रिसेप्टर्स, लेकिन इनके पास लाइट रिसेप्टर्स होती हैं जो कि इन्हें बताता है कि कब ये लोग डार्क में हैं एंड कब ये लोग जो है लाइट में है, ओके। एंड सिमिलरली अर्थवर्म के पास सुनने के लिए भी कोई चीज़ नहीं है, लाइक ईयर भी नहीं है इनके पास, लेकिन जो इनका बॉडी है इसको इनके बॉडी का स्ट्रक्चर ही इस तरह से है कि ये लोग ना सेंस कर लेते हैं वाइब्रेशन को। लाइक अगर कोई भी इनके आसपास कोई अगर एनिमल है तो वो लोग उसके वाइब्रेशन को जो है सेंस कर लेता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं, ठीक है, अर्थवर्म के। तो याद रखिए इनके पास ना ही आईज होते हैं एंड ना ही ईयर होते हैं। एंड दे बिलोंग टू फाइलम, किसमें, एनेलिडा फाइलम में ये बिलोंग करते हैं। एंड एनेलिडा में एक अर्थवर्म तो हो गया, इसके साथ ही साथ इसका एक और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लीच। तो एग्जाम्पल याद रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लॉन्गेस्ट मसल ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है इसका लॉन्गेस्ट मसल, लॉन्गेस्ट पूछा, लार्जेस्ट नहीं, ओके। तो लॉन्गेस्ट मसल कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज सार्टोरियस, ओके। तो सार्टोरियस जो है ये लॉन्गेस्ट मसल होता है हमारे ह्यूमन बॉडी का।
तो और अगर हम लोग देखो तो ये लॉन्गेस्ट मसल जो ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, देखो हमारा जो लॉन्गेस्ट बोन रहता है वो कौन है, दैट इज फीमर, राइट। हम सब जानते हैं लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, फीमर, जिसे हम लोग थाई बोन भी बोलते हैं। तो जो इसी फीमर बोन के पास, यानी जो हमारे थाई के पास जो बोन है दैट इज फीमर, इसके आसपास जो भी मसल प्रेजेंट रहता है उसी को, वही लॉन्गेस्ट मसल है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं सार्टोरियस। तो याद रखिएगा कि वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है। सार्टोरियस अगर पूछ ले कि कहाँ पे प्रेजेंट रहता है तो आप बता सकते हो कि वो फीमर, यानी कि जो हमारे थाई जो बोन है, यानी कि जो फीमर है उसके आसपास वाला जो मसल रहता है वही लॉन्गेस्ट मसल है, एंड उसे हम क्या बोलते हैं, सार्टोरियस। तो अगर हम लोग लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट में कंफ्यूज मत हो ना, लॉन्गेस्ट बोन हम लोगों ने देख लिया, लॉन्गेस्ट मसल हम लोगों ने देख लिया, तो लॉन्गेस्ट मसल कौन सा है, लार्जेस्ट मसल कौन सा है, तो लार्जेस्ट मसल जो है हमारी बॉडी का दैट इज, कौन सा है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट मसल, ग्लूटियस मसल, ठीक है ना, ग्लूटियस मैक्सिमस जो है ये हमारे बॉडी का क्या है, लार्जेस्ट मसल, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट में प्लीज मत कंफ्यूज होना, आई नो मैं थोड़ा फंबल हो गई थी। तो लार्जेस्ट मसल कौन सा हमारा, ग्लूटियस मैक्सिमस, ओके, ग्लूटियस मैक्सिमस जो है ये हमारा लार्जेस्ट मसल है, ओके। एंड अगर हम लोगों ने लॉन्गेस्ट देख लिया, लार्जेस्ट देख लिया, तो स्मॉलेस्ट मसल कौन सा है हमारे बॉडी का, तो हमारे बॉडी का जो स्मॉलेस्ट मसल है वो कौन सा है, वो है स्टेपीडियस, ओके। तो स्टेपीडियस मसल जो है ये हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट मसल, एंड ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, देखो तो जैसे कि हमारा जो लॉन्गेस्ट मसल था वहाँ पे प्रेजेंट था, जो लॉन्गेस्ट बोन था उसके आसपास है ना, तो सिमिलरली जो हमारा स्मॉलेस्ट मसल है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, स्मॉलेस्ट बोन के पास। तो स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है हमारा, स्टेपीज। तो स्टेपीज के आसपास जो भी मसल्स प्रेजेंट रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेपीडियस, एंड ये कौन सा है, ये हमारा स्मॉलेस्ट मसल, ओके। एंड कहाँ पे स्टेपीज जो रहता है, स्टेपीज जो क्या है हमारा स्मॉलेस्ट बोन, ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ये हमारे मिडिल ईयर में प्रेजेंट रहता है, मिडिल ईयर के अंदर प्रेजेंट रहता है, याद रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसिस। तो क्लोरोफाइसिस का जो है इसमें से कौन सा मेंबर नहीं है, तो क्लोरोफाइसिस होता है क्या, ये एक हम लोग ग्रीन एल्गी को बोलते हैं। तो आपको बेसिकली बताना है कि इनमें से जो है ग्रीन एल्गी कौन सा नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज लेमिनेरिया। लेमिनेरिया जो है ये एक ग्रीन एल्गी नहीं है, ओके, ये ग्रीन एल्गी फैमिली से नहीं बिलोंग करता है, बल्कि क्या है, ये एक ब्राउन एल्गी है। लेमिनेरिया किसका एग्जाम्पल है, ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल हो गया। तो ये जो बाकी के जो इसमें ऑप्शंस थे ये सारे क्या थे, ये सारे थे हमारे ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल। तो याद रखिएगा ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल कौन सा, दैट इज कारा, वॉलवॉक्स, एंड एक और कौन सा है, दैट इज क्लोरेपा, ओके, क्लोरेपा। एंड इनके साथ ही साथ और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है ग्रीन एल्गी के, दैट इज ओलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, एंड फिर मोनोस्ट्रोमा, ओके, मोनोस्ट्रोमा। तो एग्जाम्पल याद रखिएगा। एंड अगर हम लोग ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल्स देखें तो वो हो जाएगा हमारा फ्यूकस, लेमिनेरिया हम लोग ने देख लिया, उसके साथ क्या है हमारा मैक्रोसिस्टिस, एंड क्या हो गया हमारा सरगैसम, ओके, सरगैसम। तो और ये हम लोग ने देखा ग्रीन एल्गी के बारे में, ब्राउन एल्गी के बारे में। अगर हम लोग रेड एल्गी देखें तो रेड एल्गी को क्या बोलते हैं हम लोग, राइडोफाइटा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, राइडोफाइटा। एंड इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आ गया, सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल हो गया ग्रेसिलेरिया, क्या हो गया हमारा, ग्रेसिलेरिया। फिर हो गया हमारा पैरफेरा, ठीक है, पॉरफेरा। उसके बाद हमारा हो गया पैलमरिया, है ना, पैलमरिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया, कॉन्ड्रेस। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है याद रखिएगा कि रेड एल्गी के कौन कौन से एग्जाम्पल है, आपको तीनों के एग्जाम्पल याद रखने हैं, बिकॉज यू नेवर नो कौन सा पूछ ले। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी इज हाईएस्ट इन। विटामिन डी जो है ये हाईएस्ट किस में होता है, तो इसका सही आंसर आपने इस फिगर से तो आपने देख ही लिया होगा किस में हाईएस्ट होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल में जो विटामिन सी होता है वो हाईएस्ट होता है। एंड और भी अगर हम लोग विटामिन सी के सोर्सेज की बात करें तो वो कौन कौन सा हो जाएगा, जैसे कि सनलाइट तो हम सबको पता है, उसके बाद कॉड लिवर ऑयल हम लोगों ने देख लिया, एंड जो वेरियस फिश होती है ना उनसे भी मिलता है, मिल्क हो गया, एग हो गया, तो इन सारी चीज़ों से हमें विटामिन डी मिलता है। एंड विटामिन डी को हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन डी को हम लोग बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। एंड इसकी डिफिशियंसी से बच्चों के अंदर रिकेट्स होता है, एंड जो एडल्ट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, ऑस्टिमिलेशिया। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंस ऑफ अ कैपेसिटी ऑफ -2d द फोकस डिस्टेंस विल बी। मैं जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करी थी वो क्वेश्चन आ गया। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द लेंस हैज कैपेसिटी ऑफ -2 डायोप्टर, -2 डायोप्टर अगर उसकी कैपेसिटी है तो उसका फोकस डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो गया, P = 1/f। तो हमें क्या पूछ रहा है, हमें फोकस निकालना है, तो f क्या हो जाएगा, f हो जाएगा हमारा 1/p, राइट। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारा क्या, हमें फोकस निकालना है, तो 1/p, हमें p कितना दिया हुआ है, पावर कितना दिया हमें, दैट इज -2 दिया हुआ है ना। तो अगर आप इसे डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, -0.4
5 मीटर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दैट इज माइनस 0.5 मीटर। माइनस और प्लस में कंफ्यूज मत होना, हम माइनस दिया था तो यहाँ पे भी किस में रहेगा? माइनस में ही रहेगा। तो हम लोग इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ क्लियर विजन फॉर अ नॉर्मल आई इज, ठीक है, तो मतलब सबसे कम दूरी जिससे हम लोग क्लियर विजन देख सकते हैं एक नॉर्मल आई से, वो कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए जिससे हम लोग क्लियर विजन हमें क्लियरली दिख सकता है नॉर्मल आई से, तो वो क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर आप अगर 25 सेंटीमीटर के अगर आप पहले लेके जाओगे ना तो आप अच्छे से कोई भी चीज़ क्लियरली देख नहीं पाओगे, आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी पढ़ने में। ठीक है, तो नॉर्मल मिनिमम डिस्टेंस क्या हो गया ऑफ क्लियर विजन किसी भी नॉर्मल आइज का? 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एंड मायोपिया हम लोग किसको बोलते हैं? देखो, नियर साइटेडनेस। साइटेडनेस का मतलब होता है कि एबिलिटी टू सी, आप देख सकते हो। देखो हम लोग ना नेस का मतलब हम लोग सोचते हैं कि मतलब नहीं दिखता होगा, लेकिन ये गलत है। मतलब मायोपिया मतलब लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मायोपिया में हम लोग पास का देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। तो साइटेडनेस का मतलब होता है देख सकते हैं, मतलब कि आप जो है मायोपिया में पास का देख सकते हो लेकिन दूर का नहीं देख सकते हो। ठीक है, एंड जो मायोपिया अगर जिसको होता है उसे वो जो है वो अपने विजन को करेक्ट कर सकता है बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस को यूज करके। एंड कॉनकेव लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, इसे हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं कॉनकेव लेंस को। एंड अगर आपको मायोपिया याद है तो आप हाइपरमेट्रोपिया इजीली याद कर लोगे। हाइपरमेट्रोपिया जो इसका एकदम ऑपोजिट है। मायोपिया में क्या था? हमें पास की चीज़ें दिखती थी, दूर की नहीं दिखती थी, है ना। तो इसलिए नियर साइटेडनेस मतलब पास का दिख रहा है। सिमिलरली जो हाइपरमेट्रोपिया होता है इनके पास फार साइटेडनेस है, मतलब कि इनको जो है दूर की चीज़ें दिख रही हैं लेकिन इनको पास की चीज़ें नहीं दिख पाती हैं। ठीक है, तो इन्हें पास की हाइपरमेट्रोपिया में क्या होती है? पास की चीज़ें नहीं दिखती हैं। एंड इसे जो है करेक्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग। कॉनकेव को क्या बोलते थे हम लोग? कॉनकेव को बोलते थे हम लोग डाइवर्जिंग, एंड कॉन्वेक्स को बोलते हैं हम लोग कन्वर्जिंग। याद रखिएगा, ठीक है, बिकॉज कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, यहाँ पे आपको कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव ना दे करके कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग लेंस भी दे सकता है। तो एंड नेक्स्ट क्या हो गया हमारा? प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होती है? जब मतलब कोई भी लोग जो होते हैं, ये जनरली ना ओल्ड एज में होता है, तो जब लोग ना दूर और पास दोनों की चीज़ें नहीं देख पाते हैं तब होता है। तो इसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग बायफोकल लेंस। ठीक है, बायफोकल लेंस को हम लोग यूज़ करके करेक्ट कर सकते हैं। बायफोकल लेंस ऐसे होता है जिसके अंदर जो ऊपर में जो होती है वो रहती है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का मतलब क्या हो गया? डाइवर्जिंग लेंस। यस, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो ये किस लिए रहता है? दूर की चीज़ों को देखने के लिए क्लियरली। एंड नीचे रहता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस यानी कि कन्वर्जिंग लेंस, जो कि हमें पास की चीज़ों को देखने में हेल्प करता है। तो नीचे कौन सा रहता है? कॉन्वेक्स, एंड ऊपर रहता है कॉनकेव लेंस, बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस के अंदर, ठीक है, यहाँ फोकल होगा, FOCL, बायफोकल लेंस। एंड एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है? एस्टिग्मेटिज्म जो है इसे हम लोग करेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंस। ठीक है, सिलेंड्रिकल लेंस को हम लोग यूज करके जो है इसे करेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 resistors of 5 ohm are connected in a series in series order to the 1.5 volt cell. The value of circuit current is, देखो एक 3 रेजिस्टर्स है 5 ओम का, कनेक्टेड है सीरीज के अंदर, सीरीज में कनेक्टेड है, जिसमें क्या है? ऑर्डर टू द कितना है? 1.5 वोल्ट का एक सेल है, उसके साथ द वैल्यू ऑफ करंट सर्किट करंट इज, आपसे पूछा गया कि इसका करंट का, यानी कि आपसे आई पूछा गया है। तो देखो मान लो, मैं आपको एक बार ड्रॉ करके बता देती हूँ। मान लो ये क्या है? ये हमारा 3 क्या लगे हैं? हमारे रेजिस्टर्स लगे हुए हैं ना, 3 रेजिस्टर्स ऐसे ऐसे कनेक्टेड है, यहाँ कनेक्टेड ओके। एंड यहाँ क्या लगा? हमारा एक सेल है, दैट इज कितने का? 1.5 वोल्ट का, 1.5 वोल्ट का जो है हमारा इसके साथ जो है सेल कनेक्टेड है। तो आपसे पूछा है कि जो इसके अंदर जो आई यानी करंट जो वो कितना फ्लो कर रही है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? V = IR, राइट, V = IR होता है। तो हमें क्या पूछा है? करंट निकालना है। तो क्या हो जाएगा हमारा? V कितना दिया हमें? 1.5 = I हमें निकालना है ना, इंटू R। तो हम लोग कितना निकालेंगे? हम लोग रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? जो R कितना होगा हमारा? देखो अगर सीरीज में रहता है तो हम लोग सिमिलरली ऐड कर देते। तो 3 रेजिस्टर्स थे तो हम लोग क्या करेंगे? 5 + 5 + 5 कितना हो जाएगा? 3, 15 हो जाएगा। तो हमारा R कितना हो जाएगा? 15, राइट। तो I कितना हो गया हमारा? I हो गया = 1.5/15। I कितना हो गया था हमारा? 1.5/15, है ना। तो यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या हो जाएगा? 0। तो आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, एंड नीचे 10, राइट। तो इससे जो अगर आप डिवाइड करो तो ये हो जाएगा हमारा 0.1 एम्पियर। तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन C, दैट इज 0.1 एम्पियर। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया अच्छे से। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ अ वेव इज
200 मीटर पर सेकेंड एंड द वेवलेंथ इज हाफ मीटर, ओके, द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ वेव विल बी। तो इसे भी मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। जैसे कि क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया कि अगर एक वेव का स्पीड कितना है 200 मीटर पर सेकेंड एंड उसका वेवलेंथ कितना है दैट इज हाफ मीटर, हम लोग क्या बोल सकते हैं इसे 0.5 मीटर भी बोल सकते हैं। एंड इसकी फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, देखो स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, है ना, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो स्पीड कितना दिया हमें 200 दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, राइट। फ्रीक्वेंसी इंटू अगर आप 0.5 करें तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा हमारा 200/0.5। तो अगर आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 चला जाएगा, तो 5 को जब हम लोग डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा ये हमारा 400, राइट, 400 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 400 हर्ट्ज, 400 हर्ट्ज हो जाएगा इसका सही आंसर। सो आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज मोर देन इन ड्राई एयर बिकॉज द मॉइस्ट एयर हैज। तो देखो जो वेलोसिटी होती है साउंड की, जो मॉइस्ट एयर होता है उसमें ज़्यादा होता है देन द ड्राई एयर, ड्राई एयर से। क्यों, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो मॉइस्ट एयर होता है क्या इसके पास लेस प्रेशर होता है देन द ड्राई एयर, या फिर इसके पास मोर डेंसिटी होता है देन द ड्राई एयर, या फिर इसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है ड्राई एयर से, या फिर इसके पास ज़्यादा प्रेशर होता है देन द ड्राई एयर। तो जो वेलोसिटी होती है साउंड की मॉइस्ट एयर के अंदर वो ज़्यादा इसलिए होती है ड्राई एयर से बिकॉज जो मॉइस्ट एयर रहता है उसके पास क्या रहता है, लेस डेंसिटी रहती है देन द ड्राई एयर, बिकॉज जो मॉइस्ट एयर रहता है उसके पास क्या रहता है, कम डेंसिटी होती है ड्राई एयर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इज। तो वो डिवाइस जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज वोल्ट मीटर, हम लोग इसे वोल्ट मीटर बोलते हैं। तो और भी डिवाइसेस देख लेते हैं एंड देखते हैं कि वो डिवाइसेस किस चीज़ को मेजर करती हैं। सो बैरोमीटर जो होता है ये यूज़ किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, देन एमीमीटर यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, देन थर्मोमीटर यूज़ होता है टेम्परेचर के लिए, एनीमोमीटर यूज़ करते हैं हम लोग विंड स्पीड के लिए, देन हाइग्रोमीटर यूज़ करते हैं हम लोग ह्यूमिडिटी के लिए। तो याद रखिएगा दे आर सम इंपॉर्टेंट डिवाइसेस जो कि यूज़ किए जाते हैं, किस चीज़ को यूज़ करने के लिए मेजर किए जाते हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं वो भी यहाँ पे बताया गया, तो याद रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज अफेक्टेड इन केमिकल रिएक्शन। तो इनमें से कौन सा जो है वो अफेक्ट होता है जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन होता है जो अफेक्ट होता है, प्रोटॉन होता है, या फिर न्यूट्रॉन होता है, या फिर ये तीनों ही अफेक्ट होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मैं इसका आंसर बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अफेक्ट होता है। एंड ये जो तीनों है हमारे, ठीक है, ये जो तीनों है हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये क्या है, दे आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये तीन क्या है, हमारे तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। एंड देखो मान लो कि कोई एक एलिमेंट है एंड उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर पूरा 8 जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन्स है मतलब कि क्या है वो स्टेबल है, राइट, वो स्टेबल है मतलब कि कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, है ना। अगर किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल के अंदर अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है मतलब कि क्या है वो स्टेबल है ना, कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन मान लो अगर कोई एलिमेंट है एंड उसके लास्ट सेल के अंदर सिर्फ 6 ही हैं, ठीक है, सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या होगा, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए रिएक्ट करेगा, है ना, रिएक्ट करेगा। तो जिसके वजह से क्या हो गया, रिएक्शन स्टार्ट होगा, केमिकल रिएक्शन। तो क्या हुआ, हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, अगर स्टेबल है तो वो रिएक्ट नहीं करेगा एंड अगर वो स्टेबल नहीं है तो वो रिएक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करता है, इसलिए इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दैट इज इलेक्ट्रॉन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्टिकल विथ 20 न्यूट्रॉन्स एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो पार्टिकल है जिसके अंदर 20 न्यूट्रॉन्स एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो कौन सा है। देखो जो इस साइड वाला है ना, ये सारी क्या है, ये हमारे एटॉमिक मास या फिर आप बोल सकते हो मास नंबर, एंड ये क्या है, ये हमारे एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर है। तो अभी आपको बताना है किसके अंदर 20 न्यूट्रॉन्स है एंड किसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा वो कौन सा है इनमें से। तो सबसे पहले हम लोग मास को निकाल के देखते हैं। देखो ये अगर हमारा ये एलिमेंट है तो एटॉमिक मास कौन सा होता है, जो ऊपर वाला रहता है वो हमारा एटॉमिक मास रहता है, एंड जो नीचे वाला रहता है वो क्या रहता है, वो रहता है एटॉमिक नंबर, है ना, वो रहता है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास हम लोग कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो रहता है वो क्या बताता है, हमें एटॉमिक मास बताता है। तो देखो यहाँ पे क्या हमारा अगर एटॉमिक मास हम लोग निकालेंगे तो नंबर ऑफ हमें प्रोटॉन तो नहीं दिया, न्यूट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो नहीं दिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना दिया हमें 20 दिया, राइट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया 20। लेकिन अब हम लोग प्रोटॉन कैसे निकालेंगे, तो देखो
जो नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो कितना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही हमारा प्रोटॉन होगा। तो हमारा प्रोटॉन कितना हो गया 18, क्योंकि मैंने बताया अभी आपको कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन भी होगा। तो अगर प्रोटॉन 18 है तो इलेक्ट्रॉन भी 18 होगा, तो प्रोटॉन हमारा कितना हो जाएगा 18 + 20, तो 18 + 20 करोगे तो कितना हो जाएगा आंसर, दैट इज 38। तो हमारा एटॉमिक मास कितना निकल गया 38। तो आंसर तो आपको यहीं पे मिल गया कि ऑप्शन बी होगा, लेकिन हम लोग एटॉमिक नंबर भी चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर होता है इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, मतलब एटॉमिक नंबर जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा उतना ही हमारा क्या रहेगा, नंबर ऑफ, वही हमारा एटॉमिक नंबर रहेगा, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल्स होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल्स रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हम लोगों ने देखा था कितना था हमारा, हम लोग देखा था ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 तो प्रोटॉन भी 18 था। तो अगर हमारा प्रोटॉन 18 तो हमारा क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर भी 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है, दैट इज आर्गन, ये हमारा ये सही हो जाएगा। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ एटॉमिक नंबर Z एंड मास नंबर A इज। तो यहाँ पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या होगा, अगर मान लो कोई एक एलिमेंट है जिसका हमें दिया गया है, यही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें, जिसका हमें एटॉमिक नंबर कितना दिया है Z एंड एटॉमिक मास कितना दिया गया है A। तो हमें पूछा गया इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर क्या होंगे, कौन से होंगे। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमारा क्या रहता है, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल रहता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, राइट, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमारा एटॉमिक नंबर कितना हमें दिया हुआ है, दैट इज Z, एटॉमिक नंबर हमें क्या है Z, तो एटॉमिक नंबर ही क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो अगर नंबर ऑफ हमारा प्रोटॉन अगर क्या है Z है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो भी Z होगा, राइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज Z। देखो मैंने, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं बता देती हूँ। देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल्स होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। तो हमें पूछा गया था यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो हमारा एटॉमिक नंबर क्या दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दिया हमें Z, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा Z। तो नंबर अगर प्रोटॉन Z है तो हमारा क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वो भी Z हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज Z। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 285, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एलिमेंट। तो उस एलिमेंट का नाम क्या होगा। देखो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है दैट इज 285, तो आपको बताना है कि कौन सा एलिमेंट है, आपको एलिमेंट बताना है इनमें से, कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है। तो 285 मतलब क्या हो गया, अगर ये क्या हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो 28 अगर 2 + 8 + 5 अगर आप करोगे तो क्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 15, यानी कि आपको बताना है मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 15, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मतलब जो हमारा एटॉमिक नंबर हो गया। तो आपको इनमें से ये फाइंड करना है कि ये जो यहाँ पे मेंशन है इसमें से किसका एटॉमिक नंबर जो है वो 15 है। तो जिसका एटॉमिक नंबर 15 होगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ देख लो इस टेबल में, तो एटॉमिक नंबर 15 किसका है, फॉस्फोरस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज फॉस्फोरस, ठीक है। बस आपको इसमें इजीली यही करना है, इसको ऐड करना है। तो हमारा ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा कितना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा 15। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने बताया है कि इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के। तो एटॉमिक नंबर हमारा क्या हो गया, हमारा 15 हो गया। तो आपको पता है गया कि 15 कौन सा एलिमेंट होता है, किसका एटॉमिक नंबर होता है, कौन सा एलिमेंट का 15, दैट इज फॉस्फोरस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी, दैट इज फॉस्फोरस। तो आप इस टेबल को ना याद रख लीजिएगा, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। 30 तक तो आप याद ही रख लेना, बिकॉज इससे क्वेश्चंस बनते हैं जनरली। सो आपके लिए क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में करना है। सो द क्वेश्चन इज, व्हाट डज एंगस्ट्रॉम मेजर। तो एंगस्ट्रॉम जो होता है वो क्या मेजर करता है, क्या ये फ्रीक्वेंसी मेजर करता है, वेवलेंथ मेजर करता है, टाइम पीरियड मेजर करता है, या फिर विंड प्रेशर मेजर करता है। तो इसका सही आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक शेयर, एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, आप वहाँ से जा करके ले सकते हो। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, एंड यस कीप रिवाइजिंग।